अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि एरेज को कैसे जनरेट किया जाता है और फिर एरेज के एलिमेंट्स के ऊपर और होल एरे के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो चलते हैं अब मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ ताकि इन कंसेप्ट्स की हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू, दिस इज आवर फंक्शन x प्लस x multiplied by square root x plus 3 and into 1 plus 2x square minus x cube. Okay, fine. Calculate the value of y for the following values of x using element by element operations. Minus 2, minus 1.5, minus 1 and so on. तो देखें ये हमारी एक पहली एग्जांपल आ गई एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन की। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इसे एलिमेंट वाइज ना करें, फॉर एग्जांपल मैं इसे बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से करता हूँ, तो मुझे फिर उसमें कौन सी हर्डल्स पेश आएंगी। मैंने इन तमाम वैल्यूज के ऊपर y को कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सी, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल वे में हम कैसे करेंगे। ओके, तो वी हैव y, हम फंक्शन लिख लेते हैं और फंक्शन से पहले हमें x को डिफाइन करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू -2, एक वैल्यू हमने ये लिखी, एंड देन function y is equal to bracket x plus x multiplied by square root x plus 3 and whole multiplication with 1 plus 2 static x square and minus x cube। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। तो क्या होगा, मैटलैब पहले x को डिफाइन करेगा और फिर x की वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर पुट कर देगा। तो दिस इज आवर रिजल्ट। अब मैंने तो x की ज़्यादा वैल्यूज के लिए मुझे आंसर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन बैक एरो, ओके फाइन, x की वैल्यू को चेंज करें -1.5 एंड अगेन रन। मेरे पास अगेन एक डिफरेंट आंसर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो पहले x और y की वैल्यू थी वो डिलीट होगी, वो ओवरराइट होगी, क्योंकि मैंने सेम वेरिएबल यूज कर लिया। ओके जी फाइन, मैं ऐसे डिफरेंट वेरिएबल यूज कर लेता हूँ। से दिस इज x3 एंड दिस इज y3। चले वेरिएबल्स बैक एंड पे सेव हो जाए। लेकिन अब मैं इसको कितनी देर तक करूँ, मतलब यहाँ पर तो से हमारे पास कुछ 3 + 3 एंड 9 और 10 वैल्यूज हैं। तो चलो उनके साथ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बार बार इसको ऑपरेशंस करें, बार बार थोड़ी बहुत चेंजेस करें, फाइन, और मेरे पास आंसर आता जाएगा। लेकिन अगर वैल्यूज हो जाए 100 तो फिर मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है। या 1000 वैल्यूज हो, आपको एनालिसिस कर रहे हैं और आपको ग्राफ चाहिए, या आपका इंटरवल जो है वो 1000 पॉइंट्स के ऊपर डिवाइड किया गया है, तो फिर ये थोड़ा सा काम ट्रिकी हो जाता है। तो इसकी बजाय हमने जो कि एरेस पढ़ा हुआ है, तो हम एक ही डाटा को, ये जो बंच ऑफ वैल्यूज हैं 10, उनको एक ही वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट्स से एक्स वेक्टर। तो यहाँ से हमें इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि हमें एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशंस, जो मैटलैब ने हमें एक एक्स्ट्रा कमांड दी है इंस्टेड ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस के, उसका फ़ायदा क्या है कि हम बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उनके ऊपर ऑपरेशंस एक ही फॉर्मूले के तहत लगा सकते हैं। और इसमें जो ये ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें ये मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ, इसमें एक और प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मैंने इन डिफरेंट वैल्यूज़ को एड्रेस करना है तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा x1, x2, x3, ये तमाम वेरिएबल्स के नाम लिखने पड़ेंगे और इनको रिकॉलिंग नहीं कर सकता। लेकिन यही अगर मैंने कोई वेक्टर लिखा हो, जैसे y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू 1 2 3, अब इनको कॉलिंग करना इजी है, जस्ट आई हैव टू राइट द एड्रेस, और इस एड्रेसिंग के ऊपर हम डिफरेंट वेक्टर एड्रेसिंग कर सकते हैं ताकि मल्टीपल वैल्यूज को हम इजीली कॉल कर सकें। ये सारा काम हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया हुआ, तो इसलिए आप मैं इसे क्लियर करता हूँ। होप्सो हमें आपको अब समझ आ गई होगी कि ट्रेडिशनल मेथड्स में हमें क्या हर्डल्स आती हैं। अब इसी काम को अगर हम वेक्टर जनरेट करके करें, तो लेट्स से x इज इक्वल टू, पहले मैं वेक्टर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि हमने जो वैल्यूज देखी हैं, इसके अंदर हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है कि इसके अंदर 0.5
वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो स्टार्टिंग वैल्यू इज -2, मुझे मैनुअली वैल्यूज लिखने की भी जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट इज 0.5 का इंक्रीमेंट है, फाइन कॉलन, और एंडिंग कहाँ पर हो रही है 2 पे। सो दीज आर माई वैल्यूज x, और साथ ही यहाँ पर वर्क स्पेस में अगर आप देखें तो हमारे पास x वेक्टर जनरेट हो गया। अब मुझे आगे फंक्शन लिखना है, तो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी कि फंक्शन तो जिस तरह मैंने प्रीवियस लिखा है वही है, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि x इज एरे, तो हमें या फिर एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस का ध्यान रखना है। हमने एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस लगाने हैं, यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी या डिवीजन आ जाएगी तो हमें उसके साथ डॉट लगाना है, या पावर आ जाए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले ही एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस होते हैं। तो अगेन ब्रैकेट x प्लस x, अब चूंकि अगर मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो आई विल राइट डॉट स्टैटिक। बस ये थोड़ी सी एहतियात करनी है और हमारा जो पीछे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो सारी वैनिश हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट, फाइन x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज। अब ये सारा जो एक्सप्रेशन है ये हमें आंसर क्या देगा, ये हमें एक एरे की फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में आंसर देगा। इसलिए जब आप एक सेकेंड ब्रैकेट के साथ इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगेन यहाँ पर हमें डॉट स्टैटिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो सेकेंड ब्रैकेट आ रही है, जो आगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ रहा है उसके अंदर भी x आ रहा है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट होता तो हम फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, दैट इज 1 प्लस 2 स्टैटिक। जैसे यहाँ पर हम x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट है, फाइन, हमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, x। अब यहाँ पर आगे पावर आ रही है 2x², तो अगेन पावर के लिए भी डॉट कैप, ये हम लगाएंगे 2 माइनस x डॉट कैप, उप्स डॉट की बजाय गलती से डिवीजन लग गई है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दिस इज आवर क्यूब एंड व्हेन आई प्रेस एंटर आई गेट द रिजल्ट। और अब इनकी हमने अगर कोई y की हमने डिफरेंट वैल्यूज को रिट्रीव करना है तो वी कैन राइट y3, या चले मैं एक और वैल्यूज लिख लेते, ज़्यादा वैल्यूज लिख लेते हैं, 3 5 ना एंड 9। तो ये कॉलिंग या रिट्रीविंग जो प्रोसेस है वो बहुत इजी होगा फंक्शन की वैल्यूज का भी, और अगर आप जो डोमेन है, जो इनपुट है, उसकी वैल्यूज को भी अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। सो दिस इज आवर एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि आगे एक फोर्थ क्वेश्चन आ रहा, तो लेट्स गो फॉर फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट टू आर इजी, तो आप बुक में खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं मुश्किल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि एक सेम पैटर्न के क्वेश्चन जो है उसमें से हम कुछ रैंडम क्वेश्चंस कर लें और मुझे भी सारे डिटेल में ना करवाने पड़े और कुछ आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकें। तो होपफुली आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और आपसे हो भी जाएंगे। और अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछें, नो वरीज। तो ओके जी, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? फॉर द फंक्शन y is equal to 4 sin x plus 6 over cos square x plus sin x whole scale। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर cos square x है और साथ sin x ब्रैकेट क्लोज एंड स्केल, इस चीज का ध्यान रखना है। Calculate the values of y for the following values of x using element by element operations: 15 degree, 25 degree, 35 and so on। तो सबसे पहले जो भी आपको वेक्टर गिवन है या वैल्यूज गिवन हो, आप देखें क्या उसके अंदर कोई पैटर्न आ रहा है। अगर पैटर्न आ रहा है तो आप उस पैटर्न कॉलन स्पेसिंग यूज कर सकते हैं, आप कॉलन स्टाइल यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैटर्न नहीं आ रहा तो फिर आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स खुद भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 10 का इंक्रीमेंट आ रहा है तो यू कैन यूज इट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 15 कोलन 10 कोलन 65। ओके जी, मैंने x की वैल्यूज लिख ली। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंक्शन y की वैल्यूज का। तो y इज इक्वल टू, क्योंकि डिग्रीज के अंदर है तो फिर आपने साइन d यूज करना है, क्योंकि हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर इनपुट अगर डिग्री में हो तो हमें फिर उस फंक्शन के साथ d का इजाफा कर लेना चाहिए। तो ये बन जाएगा 4 and multiply by
साइन डी इनपुट x प्लस 6। अब चूंकि डिवीजन आ गई है तो हमारा रूल ये है कि जो न्यूमिनेटर है उसको हमेशा आपने पैरेंथेसिस में लिखना है, और सेम फॉर डिनोमिनेटर। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस आ रहे हैं तो याद रखें कि जब भी आपने डिवीजन करनी है डिवीजन के साथ डॉट जरूर लगाना है। एंड द नेक्स्ट इज cos x स्क्वायर। अब चूंकि अगेन ये वेक्टर है और पावर आ रही है, पावर के साथ भी हमेशा डॉट लगेगा, प्लस साइन x एंड ब्रैकेट क्लोज। अब पूरे एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसका भी हमने आगे स्क्वायर लेना, तो डॉट कैप स्क्वायर। और अगर आप मजीद इख्तियार चाहते हैं तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन के गिर्द ब्रैकेट लगा सकते हैं, इट्स फाइन, जो कि हमारा एक बेसिक रूल था कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों के गिर्द ब्रैकेट्स होने चाहिए। ओके, तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। नाउ वी प्रेस एंटर, वी गेट द रिजल्ट। लेकिन अगेन यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। वो क्या कि मैंने ऊपर तो साइन डी लिखा है लेकिन नीचे लिखते हुए मुझे गलती हो गई। तो इट इज, देखिए अब ये ऐसी गलती है जो कि मैटलैब तो इसको नहीं पकड़ेगा। वो तो समझ रहा है कि भाई डिनोमिनेटर में हमने खुद ही रेडियन में वैल्यूज लिखी हैं इधर और ऊपर डिग्री में, तो उसने इसके मुताबिक एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अगर आप आंसर्स को चेक करेंगे तो फिर थोड़ा सा मसला आएगा, गड़बड़ आएगी। तो इसलिए हमेशा जब भी आप कमांड लिखें एक दफ़ा रीचेक कर लें। तो जी अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए वैल्यूज में कितना फ़र्क आ गया थोड़ा सा। ये यहाँ पर वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं थोड़ी सी, जबकि यहाँ पर देखें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इंक्रीमेंट जो है वो थोड़ा स्लो है, यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो होप सो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो ये तो जस्ट एक सिंपल फंक्शंस गिवन है और आगे हमने वैल्यूज अप्लाई करनी है। अब हम देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, यानी कि जो रियल वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे उसके अंदर हमें ये कैसे मदद देता है, कैसे हमारी जो आम जिंदगी है या जो फिजिक्स या डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर मैटलैब के ये वाले ऑपरेशन हमें कैसे मदद देते हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने एक स्पेशल कह लें एक सेटअप सारा बनाया है इसके अंदर प्रोग्रामिंग की एलिमेंट वाइज, तो कोई ना कोई तो इसके फायदे होंगे ना। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है, इनपुट डाटा, हमने उसको डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर चेक करना होता है। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर क्या आता है। So the radius r of a sphere can be calculated from its volume. Okay, fine, हम sphere का फार्मूला वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसने कह दिया आप जस्ट रेडियस निकाल सकते हैं वॉल्यूम का फार्मूला से। हमने वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा 4/3 पाई r क्यूब, उसने बस की रीफॉर्मुलेशन की है थोड़ा सा और r की फॉर्म में फार्मूला लिख दिया। फाइन, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर S इज गिवन बाय, ओके जी सरफेस एरिया हमें पता चल गया 4 पाई r स्क्वायर। अब आगे क्या करना है, डिटरमिन द रेडियस एंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर विद वॉल्यूम 4000, 3500, 3000, 2500, 2000 एंड सो ऑन। तो इन सब में 500 का डिक्रीमेंट आ रहा है। ओके जी, ये तो काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इजीली कर सकते हैं। हमारे पास वॉल्यूम्स हैं और सबसे पहले हम आर को कैलकुलेट करेंगे एंड देन सरफेस एरिया जो कि आर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन आगे इसने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि डिस्प्ले द रिजल्ट्स इन अ 3 कॉलम टेबल। हमें क्या चाहिए, 3 कॉलम टेबल चाहिए वेयर द वैल्यूज आर, वी एंड एस आर डिस्प्लेड इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम। यानी कि जो आर की वैल्यूज है वो फर्स्ट कॉलम में आनी चाहिए, फिर वॉल्यूम की वैल्यू सेकंड कॉलम में और फिर सरफेस की जो वैल्यूज हैं थर्ड कॉलम में। ठीक है जी, ये भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है मजीद। The values of R and S that are displayed in the table should be rounded to nearest tenth of an inch। यानी कि आपने जो राउंड ऑफ करना है वो 10th यानी कि सेकेंड डिजिट तक करना है, ना कि फर्स्ट डिजिट तक। यानी कि फॉर एग्जांपल वी हैव वैल्यू 4795 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है। तो आमतौर पर नॉर्मली जो राउंड ऑफ करते हैं वो सिर्फ डेसिमल को फिनिश करता है।
लेकिन यहाँ पर नियरेस्ट टेंथ का मतलब है यूनिट प्लेस एंड टेंथ, इधर तक आपने राउंड ऑफ करना है। यानी कि हमारे पास आंसर जो है वो आना चाहिए, ये 9 है, 9 के आगे 5 है, तो इट शुड बी 4800। ठीक है, ठीक हो गया कि जो ट्रेडिशनल हमारे पास राउंड ऑफ होता है वो यूनिट प्लेस पे होता है, यानी कि सारे वैल्यू को हम राउंड ऑफ करते हैं। अभी हमसे पूछा जा रहा है कि 10th प्लेस पे करें, तो फिर डेसिमल से पहले वाला एक जो पार्ट है इधर भी हमें राउंड ऑफ करना है। और ये वाली टेक्निक हमने देखी है कि नियरेस्ट 10th नियरेस्ट 100 को कैसे राउंड ऑफ करते हैं। तब हम ये पुरानी सारी जो डाटा हमने बढ़ा हुआ है, पुराना सारा जो टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, उन सब को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले आप क्लियर ऑल कर लें एंड देन CLC। इसको आप स्क्रिप्ट फाइल में भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन जो कि सिर्फ 3-4 कमांड्स हैं तो मैं आपको कमांड विंडो में रख के बता देता हूँ। ये चले हम स्क्रिप्ट फाइल बना ही लेते हैं, कोई मसला नहीं। ओके जी, तो एडिटर बेचारा छोटा सा आ गया, इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं। ओके जी, फाइन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुछ कमेंट्स, जैसे दिस इज एक्सरसाइज, आई थिंक EX is enough, exercise 3 and question 5। और इसमें हम कर क्या रहे हैं, दिस इज जस्ट शॉर्ट लिख लेते हैं कि डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ radius, volume and surface of sphere in a table, and we are given the volume input, कुछ वैल्यूज लिख रहे हैं 4000। अब बजाय कि मैं इधर तमाम वैल्यूज लिखूं, चूँकि कॉलम स्टाइल है मुझे आता है और इसकी समझ भी है, तो 4000 एंड 500 का डिक्रीमेंट एंड अप टू कहाँ तक जाना है 1000 तक। तो अगर हम इसको इस तरह भी लिख लेंगे तो एज ए मैथमेटिशियन या एज ए मैटलैब स्टूडेंट हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई ये कौन सी वैल्यूज है। नहीं तो अगर आपका दिल करता है तो आप इसे मैनुअली एलिमेंट वाइज एलिमेंट लिख सकते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले जो असूल है क्लियर ऑल का वो लिख लें, ताकि पिछला जितना भी डाटा है मैटलैब के वेरिएबल वर्कस्पेस के अंदर वो सारा क्लियर हो जाए और हमारे वेरिएबल के साथ उसकी कोई गड़बड़ ना हो। ओके जी, सबसे पहले हमने वॉल्यूम को जनरेट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं V फाइन। तो इट इज 4500 का डिक्रीमेंट, और ये देखें मैंने गलती से 400 लिख दिया है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ह्यूमन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड 1000। ओके फाइन। मुझे V का जो वॉल्यूम है इसका डिस्प्ले नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर सप्रेसर लगा दूंगा। नेक्स्ट आगे क्या करना है, अब हमने R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वी विल राइट R इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्यूब रूट आ रहा है तो हम इसे लिख लेंगे nth रूट। ओके जी, अब इसके अंदर फंक्शन लिख लेते हैं, जो कि बिल्ट इन फंक्शन के अंदर हम कुछ भी एक्सप्रेशन या कोई और बिल्ट इन फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो इट इज 3, और चूंकि डिवीजन आ रही है, अगेन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर जो है इसको हम अलग-अलग लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय V। ओके, डिवीजन आ रही है तो मैंने आपको बता दिया जब भी डिवीजन है डॉट डिवीजन, एंड द नेक्स्ट थिंग इज 4 स्टैटिक पार्ट। चलें जी, अब ये हो गया। अब हमने कितना रूट लेना है, इट इज 3 फाइन। अब चूंकि हमने नीचे टेबल में डिस्प्ले देना है तो इसका भी हमें अभी डिस्प्ले की जरूरत नहीं है, हम इसे सप्रेसर लगा लें, चूंकि आगे हमने कॉलम वैल्यू तो लिखनी लिखनी। नेक्स्ट इज द सरफेस एरिया, तो S इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय R। अब चूंकि R भी अगेन एक वेक्टर ही बनेगा, चूंकि इनपुट R के अंदर V की इनपुट की है, जिसकी वजह से ये भी वेक्टर बन गया। तो जब हमने अब इसकी पावर लेनी है तो डॉट कैप लगाना पड़ेगा।
ओके जी, ये तमाम वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, बजाय कि हम इसे पहले टेबल में लिखें, हमें कुछ एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस बताई गई थी कि आपने रेडियस और सरफेस एरियाज को नियरेस्ट 10th पे राउंड ऑफ करना है। तो वी कैन राउंड ऑफ और हम कुछ न्यू वेरिएबल्स लिख लेते हैं। जैसे वी कैन यूज क्या लिखा जा सकता है, आर ओके, थोड़ा मैंने डिटेल में लिख दिया आर राउंड ऑफ, वरना आप जो है आर एन भी लिख सकते हैं, आर न्यू, ठीक है। और ऊपर बेशक कमेंट्स लिख लें कि आर अंडरस्कोर एन इज इक्वल टू आर राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट what was that, 10th of an inch, so 10th of an inch. और similarly I can write s over n, तो आप इसी को ऊपर से कॉपी करें बजाय कि हम वेरिएबल्स को बड़ा लिखें। चलें जी, अब राउंड ऑफ टेक्निक क्या थी कि जब हमने नियरेस्ट 10th पे राउंड ऑफ करना है तो सबसे पहले वट एवर द वैल्यू उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके। और इसके ऊपर आप लगाएं राउंड ऑफ कमांड, तो यहाँ पर हम लगाते हैं राउंड। अब जो भी आंसर आएगा उसको अगेन, ये मैंने अलग कर दिया, उसको अगेन 10 से डिवाइड कर लें। तो दिस इज इट। सेम टेक्निक हम अप्लाई करेंगे एस के लिए। तो बजाय कमांड दोबारा लिखें, कॉपी पेस्ट करें, और कॉपी पेस्ट करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ पर रिप्लेसमेंट करनी है उन सारी जगहों पर रिप्लेसमेंट करें। ये ना हो कि इधर आपने एस लिख दिया है इस साइड पे, ये जो डार्क है, और आगे जो फार्मूला उसमें आर यूज हो रहा, तो ये वाली गलती भी हो जाती है। फिर सब टू यू, मेरी जो प्रैक्टिस है तो मैंने इसको सुना लिख दिया, वरना आप नए सिरे से कमांड लिखें ताकि आप यूज टू हो जाए। अब तमाम डाटा हमारे पास आ गया है। अब हमने लिखना है टेबल में, और टेबल का स्टाइल जो है इट विल बी से टी इज अ टेबल ब्रैकेट्स, आगे हम वेक्टर लिख लेते हैं, या ये बनेगा मैट्रिक्स कॉलम फॉर्म्स में। तो सबसे पहले कौन सा कॉलम आ रहा है, सबसे पहले हमें कहा गया कि आपने लिखना है फर्स्ट प्लेस पे आर को, तो आई विल राइट आर न्यू, क्योंकि राउंडेड ऑफ लिखना है, एंड ट्रांसपोज, क्योंकि जितने भी ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं ये रोज में आ रही हैं, हमने अब से कॉलम में प्रिंट करना है, तो हमें पता है कि रो को कॉलम में चेंज करना हो तो यू कैन अप्लाई ट्रांसपोज। ओके, नेक्स्ट फिर स्पेस, फिर आगे नेक्स्ट कॉलम दैट विल बी सरफेस, तो एस अंडरस्कोर एन, अगेन ट्रांसपोज। नेक्स्ट आगे फिर क्या आ रहा है हमारे पास, लास्ट थिंग इज सेकेंड पे हमें वॉल्यूम चाहिए था, थर्ड पे सरफेस, तो आपने प्लेसमेंट का ध्यान रखना है, वी ट्रांसपोज एंड स्पेस, क्योंकि 3 कॉलम्स हैं और इनको हम रो वाइज ज्वाइन कर रहे हैं, तो जस्ट आप स्पेसेस या कॉमास यूज कर सकते हैं। चलिए मैं बोथ ही यूज कर देता हूँ। तो दिस इज इट। आप बेशक ऊपर हेडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन अभी इसने हमें जस्ट कहा आप कॉलम्स में लिखना है, फाइन। इसको हम अब सेव करते हैं। सेव करने का स्टाइल हमें पता है, चैप 3 अंडरस्कोर क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5। ओके जी, सेव एंड रन। ओके जी, एडिटर विंडो को हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, एंड दिस इज आवर आंसर। लेकिन आंसर में क्या आ रहा है, 1 e की पावर 3, यानी कि जितनी भी वैल्यूज हैं इट इज, इनको आपने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसी वजह से है कि वैल्यूज थी तो ये फॉर्मेट शॉर्ट में चेंज हो गई है, शॉर्ट ई में। तो इट इज गुड कि हम अगर लिख दें फॉर्मेट शॉर्ट जी, फिर देखते हैं क्या होता है। अब चूंकि टी की वैल्यू पहले मतलब एग्जीक्यूट हुई है और टी हमारा वर्क स्पेस के अंदर मौजूद है, तो मैं जस्ट इसको दोबारा रिकॉल कर लेता हूँ, एंड दीज आर द रिजल्ट्स जो कि ओरिजिनल है। तो ये चीज़ें आप कोडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं।
तो हमें क्या करना होगा, हमें एडिटर विंडो में, ओके थोड़ा सा मुझे इसको आई हैव टू मैक्सिमाइज। तो बेशक अब यहाँ पर चूंकि वैल्यूज आनी है डेसिमल्स में, तो इसलिए आप इधर फॉर्मेट शॉर्ट जी भी यूज कर सकते हैं। अब देखें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है कि हमें तो नहीं पता कि आंसर कैसा आना है, ठीक है। चलिए इसको दोबारा एक दफा रन कर लेते हैं एंड देन मिनिमाइज। तो हाँ, मैं डिस्कस कर रहा था कि अब यहाँ पर एक और हमें साथ साथ थोड़ी सी जो हर्डल आई है वो ये है कि हमें पहले कमांड विंडो पे चेक करना पड़ा कि भाई रिजल्ट किस फॉर्म में आ रहा है, फॉर्मेट शॉर्ट ई में आ रहा है या फॉर्मेट सही नंबर्स आ रहे हैं या कुछ इस तरह फॉर्म में आ रहा है, साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है। चलिए मैं सिंपल वर्जन कह देता हूँ। तो इसकी बजाय अगर आंसर इस तरह हो तो हमें ज़्यादा इजी लगता है, अच्छी तरह से समझ आता है। इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है, देखते सारे लगता है वो 0.0098, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है 9.8। अब दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऐसे ही एक हमारे पास कमांड्स होनी चाहिए या कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर हम खुद से डिफाइन कर सकें भाई कि मुझे 2 डेसिमल तक आंसर चाहिए, मुझे 3 डेसिमल तक आंसर चाहिए, मुझे 1 डेसिमल तक आंसर चाहिए, जैसे कि ये हमारे पास प्रेजेंट केस है। तो ये इंशाल्लाह मैटलैब में ये चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है तो इसमें ये चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। लेकिन जो कि अभी हम इसका बेसिक सीख रहे हैं कि इसके अंदर पहले कोडिंग कैसे करनी है, कुछ वेरिएबल्स को कैसे लिखा जाता है, तो पहले हम इनको लिखना सीख लें। और माशाल्लाह हमने ऑलमोस्ट ये जो एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस हैं यही हमारा एक मेन टास्क था। जब ये हमें आ जाएगा हम फिर अब तमाम किस्म की कोडिंग जो है थोड़ी बहुत वो कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर अब हम इसकी थोड़ा सा यू कैन से कि ये दिस इज़ अ मेकअप, कि हमने अभी फ्रंट एंड के जो स्टाइल है इसको थोड़ा सा खूबसूरत करना है या अपने स्टाइल से ज़्यादा इजी बनाना है। तो ये आउटलुक को बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट चैप्टर में कमांड्स देखेंगे फॉर्मेटिंग, कि हम प्रिंटिंग को कैसे अब बेहतर कर सकते हैं। तो पहले हमारा फोकस है अभी बैक एंड पे कोडिंग का, नेक्स्ट फिर हम प्रिंटिंग पे आ जाएंगे कि प्रिंटिंग अंदर हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं इन मैटलैब, जो कि दूसरे वर्जन जो C++ या बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं मैथमेटिक्स के लिहाज से, तो वो हमें इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलें जी, स्क्रिप्ट फाइल बनाने का आई थिंक फ़ायदा हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कि नेक्स्ट क्या हमारे पास आता है। तो लेट्स सी, so this is question number 6. Here a 70 lb bag of rice is being pulled by person by applying a force F at an angle theta as shown in figure. अब जी कोई एक बोरी है चावलों की और वो हम उसे खींच रहे हैं, उसने कहा जी आप कोई एंगल बना रहे हैं और द फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग द बैग इज गिवन बाय, और जो फोर्स लगेगी वो के एंगल पे डिपेंड कर रही है, उसका फार्मूला उन्होंने पहले ही बताया हुआ है। और म्यू इसके अंदर यूज हो रहा है वेरिएबल म्यू, 70 म्यू डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस इज द फार्मूला, और म्यू की वैल्यू 0.35। फाइन। अब कोई भी इंसान जो कोई काम कर रहा है तो एक बेसिक ह्यूमन जो अप्रोच होती है वो क्या होती है कि हमें कम से कम फोर्स लगानी पड़े, कम से कम काम करना पड़े, हम सारे सुस्ती के मारे। तो वो कह रहा है कि अब यहाँ पर तो अब जो फोर्स है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, तो हम डिफरेंट एंगल के ऊपर इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। फार्मूला तो हमारे पास गिवन है, हमने जस्ट कैलकुलेशन करनी। तो इसके अंदर हमें देयर आर डिफरेंट पॉसिबल एंगल्स के भाई किसके ऊपर ला सकता है 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक, आपका दिल करता है 45 तक भी ले जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि आप 90 डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो फोर्स आप फिर ड्रैग नहीं कर रहे उसे उठा रहे हैं। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। तो हम इन डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं और फिर आगे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि किस एंगल के ऊपर हमारी फोर्स कम लगती है, और नेक्स्ट फिर आप हमेशा आइंदा उसी एंगल के ऊपर कोशिश करना कि कोई अगर ड्रैगिंग वगैरह करनी है तो आप करें, तो आपको मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो दिस इज ए पार्ट के पहले आपने वैल्यूज जनरेट करनी है थीटा की और उसके बाद फोर्स को कैलकुलेट करना। अब बी में क्या कह रहा है, डिटरमिन द एंगल थीटा वेयर एफ इज द मिनिमम, डू इट बाय क्रिएटिंग अ वेक्टर थीटा
with elements ranging from 5 to 35 degree and spacing 0.01. ओके जी, बी पार्ट के ना स्पेसिंग भी चेंज हो गई है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि ए पार्ट इज अ डिफरेंट थिंग और बी पार्ट इज अ डिफरेंट थिंग. Calculate f for each value of theta, then find the maximum force associated theta with MATLAB built-in function. ओके, इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा दूसरे स्टाइल से कर लिया कि आप देखें कि किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स मिलती है. फाइन, तो हम ऐसा कर लेते हैं, मैक्सिमम निकाल लेंगे. तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमने मैक्सिमम की कमांड तो यूज करनी है, तो मैक्सिमम फोर्स भी निकालें लेकिन साथ एसोसिएटेड थीटा भी निकालना है कि किस एंगल के ऊपर फोर्स आ रही है. तो यहाँ पर फिर हमें मैक्स की कमांड जो हमने वैल्यू प्लस इंडेक्स वो वाला हमें ब्रैकेट वाली कमांड यूज करनी पड़ेगी. तो चलते हैं जी इसकी तरफ. इट इज गुड कि हम इसको भी स्क्रिप्ट फाइल में कर लें, बल्कि मैं ये एडिटर को ना बार बार हमें मैक्सिमाइज करना पड़े, हम अनडॉक ही कर लेते ताकि किस्सा ही खत्म हो. और दिस इज इट, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लें. अगेन जी थोड़ी सी कोडिंग कर लें, एंड दैट इज चैप्टर 6 क्वेश्चन. चैप्टर 6 नहीं है, चैप्टर 3 है. ये थोड़ी बहुत गलती मुझसे हो जाती है. फाइन, बाकी बुक से चूंकि हम रिलेट करें तो बाकी डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप लोग चाहते हैं तो हम मज़ीद डिटेल भी लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू. हम यहाँ पर जैसे ये कह लें कि फोर्स थोड़ा सा हिंट देते हैं, टू ड्रैग ए बैग ऑफ राइस. और करना क्या है कि we have to find the maximum force and associated angle थीटा. चूंकि थीटा का सिंबल तो है नहीं तो थीटा लिखना पड़ेगा. अब जी सबसे पहले क्लियर ऑल. अब आगे चलते हैं. सबसे पहले हमने ए पार्ट करना है, तो यू कैन राइट इन कमेंट्स पार्ट ए. उसके लिए पहले आपने थीटा जनरेट करना है, तो थीटा इज इक्वल टू, अब चूंकि 5 to 35 वैल्यूज थी और इसमें 5 का इंक्रीमेंट आ रहा था, तो हम इसे कॉलम स्टाइल में लिख सकते हैं 5 का इंक्रीमेंट एंड अप टू 35. ओके जी, मुझे जस्ट फोर्स की वैल्यूज चाहिए, इसलिए मुझे थीटा को जनरेट करने की जरूरत नहीं है. आगे मैंने फॉर्मूला लिखना है, तो एफ थीटा, तो यू कैन राइट एफ अंडरस्कोर थीटा. क्योंकि इसमें हम ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते, तो वेरिएबल का नाम लिख दिया. ओके, अगेन रूल जो है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपने एक्सप्रेशन में लिखना है, चाहे वो कॉन्स्टेंट्स ही हैं. तो 70 मल्टीप्लाई बाय म्यू, यू कैन राइट एम यू. लेकिन चूंकि हम म्यू लिख रहे हैं तो फिर हमें म्यू को डिफाइन भी करना है. तो पार्ट ए और बी में म्यू जो है सेम ही है, तो एम यू इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू 0.35 सप्रेसर. ओके जी, तो ये हमने न्यूमिनेटर लिख लिया, डिवाइडेड बाय डिवीजन म्यू स्टेरिक साइन थीटा. अब चूंकि डिग्री में है तो साइन डी ये हमने यूज करना है, एंड प्लस कॉस डी थीटा. दिस इज इट. हमने म्यू लिख लिया, देन एडिशन है तो थोड़ी स्पेसिंग डालें तो ये थोड़ा अच्छा फॉर्मेट बन जाता है, आराम से पढ़ा जाता है. अब बात यह है कि हमने यहाँ पर तो सादी डिवीजन लगा दी क्योंकि ऊपर जो है कांस्टेंट था, लेकिन नीचे तो वेक्टर आ रहा है, तो क्या हमें यहाँ पर डॉट लगाना चाहिए या नहीं? तो यू कैन ट्राई. मैं यहाँ पर डॉट लगा रहा हूँ, आप डॉट लगाए बगैर भी चेक करें और फिर देखें कि क्या रिजल्ट्स में फ़र्क आता है, क्या यहाँ पर नेसेसरी है या नहीं. तो मैंने तो सिर्फ रूल के हिसाब से लगाया कि भाई नीचे डिवीजन में हमारे पास वेक्टर आ रहा है तो फिर हमें डॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन आप चेक कर सकते हैं, तो हमें ये खुद ट्राई करना है. ओके जी, एफ थीटा की वैल्यूज हैं, फाइन, ये हमारे पास आ जाएंगी. इसका डिस्प्ले चाहिए तो हम इसको छोड़ देते हैं. नेक्स्ट इज अ पार्ट बी, इसका भी कमेंट्स में कर लें. अब चूंकि यहाँ पर थीटा यूज हो रहा है तो थोड़ा सा हमें वेरिएबल को डिफरेंस कर लेते हैं. तो दिस इज थीटा अंडरस्कोर बी पार्ट, तो बी लिख लेते हैं, तो इट इज फाइन थीटा अंडरस्कोर बी. तो यहाँ पर भी अगेन
5 कॉलन लेकिन 0.01 का स्पेसिंग है एंड अप टू 35, ताकि हमारे पास जो एंगल है वो उसके ऊपर जो वैल्यूज हैं वो बेस्ट आ जाए, कोई भी एंगल जो मिस ना हो। अगेन सप्रेसर ओके थीटा की वैल्यू चाहिए, यू कैन कॉपी पेस्ट, लेकिन कॉपी पेस्ट करते हुए ध्यान रखना है कि नाउ वी आर यूजिंग थीटा बी, तो थीटा अंडरस्कोर बी, थीटा अंडरस्कोर बी, और चूंकि एफ थीटा भी है इसके आगे भी अंडरस्कोर बी लगा दें ताकि बी पार्ट हो जाए, और इस चीज का आपने ध्यान रखना। और इसका भी आंसर चाहिए। अब साथ हमें चाहिए कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, तो और साथ एसोसिएटेड एंगल भी, तो वी विल राइट वैल्यू दैट विल बी वी, आप इसे कह सकते हैं वैल्यू की बजाय हम एफ यूज कर लेते हैं, तो एफ अंडरस्कोर मैक्स इट इज बेस्ट, क्योंकि पहले वैल्यू आएगी एंड नथिंग विल बी इंडेक्स, तो हम उसके लिए आई यूज करते हैं। अब ये यहाँ पर पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना कि हम यहाँ पर जो फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस इंडेक्स के ऊपर एफ की मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन हमने फाइंड आउट तो करना है थीटा, ठीक है। तो इसी इंडेक्स को जो एसोसिएटेड इंडेक्स है उसी के ऊपर तो थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, यानी इस चीज में आपको शो करता हूँ। लेट्स से वी हैव एफ इज इक्वल टू कुछ वैल्यूज आ रही हैं 3, 5 एंड 6, ये थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला, और जाहिर सी बात है कि एफ की जो वैल्यू है ये हमने थीटा के ऊपर ही फाइंड आउट किया ना, ऊपर हमने कोई थीटा डिफाइन किया होगा, चलो ताकि आपको गलती ना लगे। लेट्स से थीटा की वैल्यू आ रही थी 2, 2.5 एंड 3, चलो एफ की वैल्यूज को मजीद को बढ़ा लेते हैं 4, तो ये आ जाएगा 3.5। तो मीन जिस इंडेक्स के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है उसी इंडेक्स के ऊपर थीटा की भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अगर मेरे पास थर्ड इंडेक्स आ रहा है तो मैं इसी वैल्यू को थीटा के अंदर पुट कर दूंगा, थीटा ब्रैकेट थर्ड, तो मेरे पास फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई। तो यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि इंडेक्स तो हम निकाल रहे हैं फंक्शन से जो फोर्स है उसके फॉर्मूले से, और फिर उसी इंडेक्स को हम पुट करेंगे थीटा के अंदर। तो जी इसके ऊपर लगा दें मैक्स की कमांड और एफ अंडरस्कोर थीटा अंडरस्कोर बी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके रिजल्ट में जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी फंक्शन की वैल्यू एंड इंडेक्स। तो इंस्टेड कि आप इसको इंडेक्स हमें शो, हम इस पे सप्रेसर लगा लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं वैल्यूज के मैक्सिमम फोर्स, ठीक है, वो होगी एफ मैक्स, और नीचे आप लिख लें एसोसिएटेड अंडरस्कोर थीटा। चलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैसे पता चले कि मैक्सिमम फोर्स की कौन सी वैल्यू और एंगल की कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थीटा, और ये भी ध्यान रखना कि बी को हम यूज करें, ए को नहीं, थीटा बी, और एंगल यू कैन यूज इंडेक्स जो है वो हम आई। अब ये भी एक थोड़ी सी साथ साथ प्रॉब्लम आ रही है, चले अब साथ साथ हमें थोड़ा बहुत चीजें पता चल रही हैं कि हमें इतना ज्यादा डिटेल में लिखना पड़ा, तो वाई नॉट कुछ ऐसा सीन हो कि हम इंग्लिश में सेंटेंस लिख रहे हैं कि एसोसिएटेड एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू, और आगे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। तो अभी तक हमने जो है कुछ जो सेंटेंसेस हैं उनको प्रिंट करना नहीं सीखा, तो वो भी चूंकि आउटपुट की फॉर्मेटिंग में आते हैं, आउटपुट के मेकअप में आते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो जो जो डिमांड पैदा हो रही है वो इंशाल्लाह फिर आगे इसको हम कोप करते जाएंगे। ओके जी, सारी चीजें हो गई, इसे हम सेव करते हैं। दैट इज चैप्टर 3 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी, सेव एंड देन रन। ओके जी, तो दिस इज आवर रिजल्ट। थोड़ा सा कुछ एक्सट्रीम के साथ माशाल्लाह इतनी वैल्यूज, वो 3001। तो द रीजन इज दिस के जो 0.1 की स्पेसिंग थी, तो एक वैल्यू 5 से 6 में भी जाना तो उसके अंदर 100 वैल्यूज तो आ ही जानी, तो हमने तो जाना था 5 to 35। तो देखें बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ गई इसका फंक्शन की वैल्यूज। तो चलें सबसे टॉप पे जाते हैं, पहले एफ थीटा फाइन,
ये हमारे पास कुछ 7 वैल्यूज़ आ गई हैं। जब हमने डेसिमल में किया तो हमारे पास थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, इसलिए फंक्शन की वैल्यू जितनी ज़्यादा वैल्यूज हमारा से कंसर्न नहीं था, तो अगली दफ़ा आप सप्रेसर लगा लें। मेन कंसर्न क्या है, फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल 24.022 और किस एंगल पे आई है, 35 एंगल के ऊपर आई, यानी कि जो लास्ट है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एंगल है। अब आप इसी के अंदर थोड़ा सा मजीद चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स से वी गो टू एडिटर, ओप्स एडिटर से चला गया ये कि भाई अगर हम एंगल की रेंज को थोड़ा सा बढ़ा दें, और लेट्स से ज़्यादातर हमने देखा होगा कि 45 के ऊपर मैक्सिमम आता है, ये 45 की बजाय भी इसको लगा देते हैं 70 तक मैक्सिमम, जो जहाँ तक रेंज जाती है, एंड इधर भी 70, और यहाँ पर हम लगाते हैं सप्रेसर, चूँकि हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज नहीं चाहिए, एंड अगेन रन। अब रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो दिस इज इट। अच्छा, फोर्स जो है वो ऐसा बता रहा है कि भाई जितना मैक्सिमम एंगल होगा उतने मैक्सिमम हमारे पास फोर्स आएगी। अब ये कोई बात बनता नहीं है सीन। चल अगेन इसको हम देखते हैं कि हाँ नहीं, सीन बिल्कुल बनता है कि जब आप वर्टिकल फोर्स को उठाते हैं तो तब आपकी मिनिमम सैले हमें मिनिमम नहीं, इन द सेंस कि जब एंगल हमारे पास 90 हो जाता है तो कॉस 90 होगा, दिस विल बी 70 म्यू। एक मिनट, हम अगर फॉर्मूले पे जाएं थोड़ा सा, हमें खुद अब इसके थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग खुद करनी पड़ेगी कि अगर हम फोर्स को देखें तो नीचे वाला जो फैक्टर इट इज डिवाइडिंग, तो अगर हम ये साइन पार्ट वाला कोई एक फैक्टर भी खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, तो डिवीजन का आंसर फिर हमारे पास बड़ा आएगा, फोर्स ज़्यादा आएगी। तो 90 एंगल के ऊपर जो साइन 90 है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और कॉस 90 जो है इट विल बी फिनिश्ड, तो हमारे पास आंसर जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा। तो लेट्स गो फॉर एंगल 5 है, हम 0 भी कर लेते हैं कि हम कोई एंगल नहीं बना रहे, हम इसको हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 0, तो इसको ले जाते हैं मैक्सिमम 90 पे ही जा सकते हैं, तो 90। चलें जी, तो अब मैटलैब के अंदर हमें देखें फ़ायदा क्या है। जेन में क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं तो आप वैल्यूज़ को जस्ट चेंज करें, हमें सारी कैलकुलेशन अगर हम मैनुअली कर रहे हो कैलकुलेटर से तो अलग पता जाए आपको, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब हमारे पास मशीन है, कोडिंग है, तो एनालिसिस बहुत ईजी होगा, लेकिन अगर हमें मैनुअली हाथ से करना पड़ा या कैलकुलेटर से भी इवन करना पड़ा तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। और फिर मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके साथ एसोसिएटेड थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इट विल टेक डेज, लेकिन यही काम यहाँ पर हम विद इन सेकेंड्स कर रहे हैं। तो दिस इज द बेनिफिट। और ओके रन करते हैं अगेन, लेट्स सी द रिजल्ट्स। ओके जी, तो 0 के ऊपर भी 24.5 वैल्यू आ रही है, लेकिन जब हमने जो एंगल 90 किया तो तब हमारे पास मैक्सिमम फोर्स आ गई। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो भी अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर आपका वर्टिकल एंगल होगा, जैसे आपने कोई बकेट उठाई होती है पानी की, उसके अंदर आपको जो फोर्स है वो मैक्सिमम अप्लाई होती है, लेकिन अगर आप यही कोई एंगल बनाकर फोर्स लगाते हैं तो फिर आपकी जो फोर्स है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि इसके अंदर डिवीजन या जो ड्रैगिंग फोर्स का फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाता है। तो आप इसको अपने अपने लिहाज से नरेट कर सकते हैं हमारे पास, या इसके रिजल्ट्स बना सकते हैं। हमने जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज देखी हैं, अब उसके लिहाज से हमारे पास डाटा आ गया, हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। अब आप इसको अपनी प्रॉब्लम के लिहाज से, अगर आप मैक्सिमम फोर्स को देखना चाह रहे हैं उसके लिहाज से बना सकते हैं। अगर आप बैक को फोर्स लगाने के लिए मिनिमम कितनी लगानी पड़ रही है फोर्स, हम उसको भी देख सकते हैं। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ रिजल्ट्स। ओके जी, अब आगे चलते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर ऑल CLC। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कुछ वेक्टर एनालिसिस के सवाल आ गए हैं कि the 8th question, the length of a vector u is given by this formula। हम सबको पता है ये फार्मूला यूज होता है एलिमेंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट के अलग-अलग स्क्वायर लें और फिर उसको सम करके स्क्वायर रूट लगा दें। गिवन दैट द वेक्टर u determine its length by writing 1
MATLAB command in which the vector is multiplied by itself using element by element operation, and then MATLAB built-in functions sum and square root. So I think you can do this. जिस क्या करना है इसके ऊपर आपने, हमें सेम वेक्टर है, हमें इसके स्क्वायर चाहिए एलिमेंट वाइज, उनके एलिमेंट वाइज स्क्वायर लें, फिर उनको सम करें, सम की कमांड हमें पता है क्या यूज होती है, और फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करें. दिस इज द बेसिक वन. और क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कर लेंगे. मैं चलता हूँ, चूँकि एक आम जो हमारा थीम होती है या एक स्टाइल होता है कि लास्ट क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हम चलते हैं 10 की तरफ. इसमें होपफुली जो 8 और 9 है ये ऑटोमेटिकली ही हमारे पास कवर अप हो जाएंगे. तो यहाँ पर बात हो रही है द एंगल, बल्कि आई थिंक इसको थोड़ा सा चलो ठीक है, इस तरह रहने ऊपर करने के. द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स u एंड u2 कैन बी डिटरमिन्ड बाय द फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू दिस. और उसके अंदर u का भी लेंथ यूज हो रही है और u2 की भी लेंथ यूज हो रही है. तो वे ui इज द लेंथ, उसमें फार्मूला हमें गिवन है, कोई प्रीवियस आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं है. गिवन दैट द वेक्टर u1 and u2 डिटरमिन द एंगल बिटवीन देम इन डिग्रीज, फाइंड बाय राइटिंग वन मैटलैब कमांड. एक ही कमांड के थ्रू आपको एंगल निकाल लेना है. फिर एलिमेंट वाइज एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही है. फाइंड मैटलैब बिल्ट इन कमांड जो है आप ये वाली यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं. हम जो है न्यूज़स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है जी, और सबसे पहला काम क्या है, कमेंट्स लिखना. तो दिस इज चैप्टर 3. क्वेश्चन इज 10. करना क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये काम है हमारा. तो सबसे पहले वेक्टर्स डिफाइन करते हैं. u1 इज इक्वल टू, अब चूंकि हमें पता है कि जो वेक्टर्स होते हैं आमतौर पर, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमें इसने दिया हुआ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर अगर मैं u1 को एक ट्रेडिशनल स्टाइल में लिखना चाहता हूँ, मैं ब्रैकेट्स में भी लिख सकता हूँ. दैट इज 3.2 minus 6.8, this is a point 6.8 9. मुझे साथ यानी कि कोऑर्डिनेट i j k लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली पता है. द फर्स्ट इज i, द सेकंड इज विद रिस्पेक्ट टू j एंड द थर्ड इज विद रिस्पेक्ट टू k. तो मैटलैब में भी हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं. तो u1 इज इक्वल टू ब्रैकेट, द फर्स्ट वैल्यू इज 3.2. जस्ट आपने जो इनके साइंस है इनका ध्यान रखना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव ये आपसे मिस ना हो जाए. जैसे यहाँ पे -6.8 था, मैंने -6.8 लिख दिया. द नेक्स्ट इज 9 ब्रैकेट क्लोज. मुझे इसका डिस्प्ले नहीं चाहिए, इसलिए मैं सप्रेसर लगाऊंगा. और सिमिलरली आई कैन राइट u2 इज इक्वल टू ब्रैकेट एंड व्हाट आर द वैल्यूज, -4, (2, 7). स्पेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कामा जस्ट आपकी सहूलत के लिए लगा रहा हूँ. अगेन सप्रेसर, मुझे भाई इनकी डिस्प्ले नहीं चाहिए. अब बनाना है हमने फार्मूला, लेकिन फार्मूले के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लेंथ. तो लेंथ का फार्मूला उसने दिया हुआ है xi का स्क्वायर, यानी कि जो भी आपका कोऑर्डिनेट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर है z का स्क्वायर. तो दिस इज आवर x, दिस इज आवर y, दिस इज आवर z. तो लगाते हैं इसका फार्मूला और इसको हम लिख लेते हैं लेंथ अंडरस्कोर u1, यानी कि u1 की लेंथ हम यूज कर रहे हैं, या u1 अंडरस्कोर length लेंथ. ये दिस विल बी बेटर. अगर लेंथ का फॉर्मूला है तो हर एक का स्क्वायर अप्लाई करना है. तो वी कैन राइट u1, जो कि एलिमेंट वाइज है, ये ध्यान रखना है. तो u1 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया सबके स्क्वायर. नेक्स्ट काम क्या होगा, इनको सम करना है, फाइन. तो इसके ऊपर सम की कमांड लगा दो. अब जो सम की कमांड लगा दी है तो नेक्स्ट थिंग है स्क्वायर रूट. इस सब के ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है. ओके जी, ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें. तो दिस इज द थिंग, यू कैन राइट SQRT. तो ये आपके पास लेंथ आ गई. अब सिमिलरली आप u2 की भी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू SQRT. एक डिफरेंट स्टाइल भी यूज हो सकता है, यहाँ पर तो उन्होंने दिया हुआ, लेकिन हमने जो कमांड पढ़ी है डॉट प्रोडक्ट, तो जब आप सेल्फ जो वेक्टर होता है उसी का डॉट प्रोडक्ट अपने साथ ले लेते हैं तो वो भी इस कमांड के बराबर ही आता है.
तो हमें पहले स्क्वायर और फिर सम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी कैन राइट डॉट u1 कामा u1, तो इससे भी वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, बल्कि आई कैन शो यू कि दोनों का रिजल्ट सेम आता है। लेट्स से दिस इज सम, एक h हम खत्म कर लेते हैं ताकि चेक हो जाए ना आता भी है कि नहीं आता। बाकी हम एक फॉर्म ऊपर से जो ओरिजिनल वैल्यू है इसी तरह यूज़ करते हैं, तो ये भी साथ हमें चेक हो जाए। तो इस तरह ज़रूरी नहीं कि मैटलैब की अगर आपने कमांड पढ़ी है तो सिर्फ एक ही यूज़ होगी, मल्टीपल कमांड भी यूज़ हो सकती हैं, तो जिस जो आपको ईजी लगे यू कैन यूज़। चलें जी, ये मैंने यहाँ पर इसके सप्रेसर्स ख़त्म कर दिए ताकि हमें पता चल जाए। चलो 1 का भी ख़त्म कर देते हैं। ओके जी, नेक्स्ट इज द फार्मूला। वो फार्मूला हमें पता है cos थीटा, तो हम वी कैन राइट cos इनवर्स। तो जी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स लिखना है तो a cos, और चूंकि हमें डिग्रीज में चाहिए तो हैव टू पुट d ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर फंक्शन आ जाएंगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर लिख लें आप, न्यूमिनेटर के अंदर दोनों जो वेक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्ट हो रही है कोऑर्डिनेट वाइज, x1 का x2 के साथ, y1 का y2 के साथ, z1 का z2 के साथ। तो यू कैन राइट u1 एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, तो u2, दिस इज अ थिंग। और आप यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते, दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं और फिर उसका सम कर रहे हैं। तो यहाँ पर u1 मल्टीप्लाई बाय u2 एलिमेंट वाइज हमने कर दिया और इसके ऊपर आप सम की कमांड लगा रहे हैं, क्योंकि हमें हर जो भी रिजल्टेंट एलिमेंट्स होंगे वेक्टर के उनका सम चाहिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज द डिवीजन, क्योंकि हमने एलिमेंट वाइज कर रहे हैं, ओ सॉरी हमने डिनोमिनेटर भी लिखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कांस्टेंट्स, लेंथ्स आ रही हैं, तो वी कैन राइट u1 अंडरस्कोर लेंथ स्टैटिक u2 अंडरस्कोर लेंथ। चूंकि दोनों कांस्टेंट्स हैं इसलिए कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज के ऊपर हमारे पास वेक्टर आ रहा है, नीचे डिवीजन आ रही है विद कांस्टेंट, तो क्या यहाँ पर डॉट लगाना पड़ेगा या नहीं? हम लगा देते हैं। यू कैन चेक कि डॉट के बगैर भी आंसर आता है या नहीं, क्योंकि पिछला जो केस था हमारा वो ये था कि ऊपर कांस्टेंट्स आ रहे थे और डिनोमिनेटर में हमारे पास वेक्टर आ रहा था, तो उधर भी आपको चेक करना चाहिए। दिस इज द सेकंड केस के वेक्टर ऊपर आ रहा है एंड द वेक्टर बल्कि ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। द मेन थिंग इज वेक्टर तो नहीं आ रहा, क्योंकि देखें यहाँ पर जब इसका रिजल्टेंट आएगा तो दैट विल बी अ कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पर डॉट नहीं लगा। लेट्स सी क्या होता है। ओके, दिस इज आवर थीटा। अब अगेन इस फार्मूले के अंदर जो मैंने आपको बताया कि u1 एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन विद u2 एंड देन सम, इसके ऊपर भी आप कमांड लगा सकते हैं डॉट की। तो मैं सेम फार्मूला कॉपी करता हूँ और नीचे जो है दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं जस्ट डॉट कमांड, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या हमारी थ्योरी जो है वो ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं थीटा अंडरस्कोर डॉट, चलो डॉट क्लास है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं u2 लेंथ अंडरस्कोर डॉट, ताकि क्लियर हो जाए कि दीज आर द डॉट। ओके जी, रन करते हैं बिस्मिल्लाह करके, बल्कि पहले सेव करना पड़ेगा। चैप्टर 3 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर दैट वाज 10, रन। ओके, कोई एरर नहीं आ रहा, फाइन, इसका मतलब है सब चीज़ें ठीक हैं। तो u1 की लेंथ हमारे पास आ गई 11.725, u2 की लेंथ आई है 11.725 और दिस इज अ डिफरेंट वन। गलती कहाँ पर हो रही है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू सेम आ रही हैं जबकि लेंथ में प्रॉब्लम आ रही है। लेट मी चेक लेंथ में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। देखा, अब हम जो है करस्पॉन्डिंग कर रहे थे u2 के लिहाज से, देखा ये गलती होगी, इधर यहाँ पर u2 लिखा, ठीक है। मैं भी कहूँ ऊपर के साथ u1 के साथ क्यों करस्पॉन्डेंस हो रही है। अगर यहाँ पर देखें मैंने भी रन नहीं किया, ये u1 की लेंथ आ रही है, हमने u2 लिखा हुआ था, तो ये दिस वाज अ लिटिल बिट मिस्टेक, इसको आपने देखना है।
क्योंकि थ्योरेटिकली इट वाज करेक्ट, तो प्रैक्टिकली के गलत आ रहा है इसका मतलब कहीं कोडिंग में गलती है। तो मैं इसको अगेन रन करता हूँ और रन करने से पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्लियर ऑल, ताकि हमें बार बार वर्कस्पेस को क्लियर ना करना पड़े। ओके जी, तो नाउ वी हैव एक मिनट, इसने सेव क्यों नहीं किया? क्लियर ऑल एंड हाँ, क्लियर ऑल का तो मीनिंग ये है कि जो वर्क स्पेस है उसके अंदर वेरिएबल्स डिलीट हो जाएं। और अगर आप चाह रहे हैं कि जी कमांड विंडो पे भी काम खत्म हो जाए तो यू कैन राइट CLC, ताकि सिर्फ जो आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसी का रिजल्ट है। तो जैसे कि ये आपके सामने आप शो हो गया। तो अब हमारा काम ठीक हो गया कि वो जो हमने डॉट प्रोडक्ट लिखा था वो सेम आंसर आ रहा है एंड दिस इज आवर रिजल्ट 67.927। तो इसी तरह आपके जो बाकी क्वेश्चन है जैसे अर्लियर वन 8 एंड 9, उसके अंदर यही बाय पार्ट्स, किसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, किसी के अंदर एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली अब आपको हर मेथड या हर स्टाइल ये जो वेक्टर वाले हमारे क्वेश्चंस हैं उसके आपको समझ आ गया। तो जी आप क्या करते हैं, आप चलते हैं आगे की तरफ के आगे हमें क्या क्वेश्चंस गिवन है। ओके, do we have some smaller questions? 11. The following vector is defined in MATLAB by hand and pencil. तो ये आपका मैनुअली करने वाला काम आ गया कि भाई आप अपने कंसेप्ट को चेक कर लें कि आपने पहले मैनुअली ये क्वेश्चंस करने हैं कि इसके अंदाज़ा लगाना है कि भाई इसके आंसर्स क्या होंगे, तो फिर आप उसको चेक कर सकते हैं मैटलैब पे कि आपको कितनी समझ आएगी। इसी तरह ये 12 क्वेश्चन भी है, यू कैन डू इट। The same for 13. 13 is a little bit different. Okay, define the vectors and use the vector in a mathematical expression to create the following vectors A, B, C, D. तो आपने V से क्रिएट करने हैं ये तमाम वेक्टर्स, यानी कि इसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ करना पड़ेगा। और 14 का भी यही हाल है। तो 14 में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो 13 में आपको करने के लिए दूंगा, 14 हम कर लेते हैं और इसको हम कमांड विंडो पे कर लेते हैं। इसके लिए स्क्रिप्ट फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। तो V इज इक्वल टू 5432, आप वैसे भी लिख सकते हैं, वरना कॉलन स्टाइल को अपनाएं। -1 डिक्रीमेंट हो रहा है, कहाँ तक जाना है 2 पे। तो दिस इज V। ओके, जनरेट क्या करना है A। अब A जो है उसके अंदर क्या आ रहा है, डिवीजन, और हर कोऑर्डिनेट जो है वो नीचे ऐड हो रहा है। तो दैट विल बी, सबसे पहले तो हम लिखेंगे, चलो A लिख लेते हैं। तो पहला पार्ट हम करते हैं ऐसा कि हम पहले 5+1, ये नहीं कि आप डायरेक्ट डिवीजन करना शुरू कर दें। सबसे पहले देखिए 5+5 कैसे है। तो वी कैन राइट V + V। तो इससे क्या होगा, एलिमेंट वाइज ऐड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट का काम क्या है कि हर एलिमेंट को आपने डिवाइड करना। तो वी कैन राइट द कमांड 1 डिवाइडेड बाय, चूंकि नीचे वेक्टर है तो डॉट लगाना पड़ेगा। तो सिंपल वन, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 डॉट डिवाइड बाय V + V। अब V में एडिशन के साथ डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडिशन तो होता ही एलिमेंट वाइज, हाँ, लेकिन ब्रैकेट लगाने की जरूरत है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। तो दिस इज इट एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स। ओके, ये तो डिवीजन में है, हमें अब कैसे पता चले आंसर ठीक आया कि नहीं। तो वी कैन यूज कमांड फॉर्मेट रैट, दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। तो दिस इज आवर रिजल्ट। अब हमें समझ आ रही है कि 1/10 है तो 5+5 होगा, 8 है तो 4+4 होगा। इतनी मैनुअली हम कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कर सकते हैं। आगे क्या है, 5 की पावर 5, यानी कि जो वेक्टर है उसी के ऊपर जो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं की पावर आ रही है। तो यहाँ पर देखें जो पावर है वो कांस्टेंट नहीं है, जो एलिमेंट है उसी की पावर आ रही है। तो वी कैन राइट, ओके जी, बी पार्ट V element wise power V। So this is our result, fine। C part अब हल्का हल्का थोड़ा सा मेरा डिफिकल्ट होता जा रहा है कि ऊपर 5 आ रहा है एलिमेंट्स और नीचे स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं उनके। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट V, आप जस्ट एक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला बना लें, बाकी का वही बनेगा। दैट इज V डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट की कमांड आपको पता है, वो आप अप्लाई करें। तो दिस इज योर रिजल्ट, और यहाँ पर डॉट लगाना मत भूलें। तो I can calculate the C value by V dot division square root V।
होपफुली वी गेट द रिजल्ट। ये चूंकि हमने वो फॉर्मेट राइट किया तो उसने आपको डिवीजन की फॉर्म में दे दिया। हम इसको ऊपर चेक कर सकते हैं कि अगर एक एलिमेंट का आंसर ठीक आ रहा है तो बाकियों का भी ठीक आएगा। जैसे कि ये सी पार्ट में सेकंड है 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2 तो वी गेट द करेक्ट रिजल्ट। ओके जी, डी पार्ट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी। इसमें दो तीन चीजें आ गई कि ऊपर जो है वो कांस्टेंट पावर है 2 और नीचे जो है वो जिसे हमने बी पार्ट में किया था एलिमेंट वाइज पावर है। तो कोई मसला नहीं, वी कैन राइट डी इज इक्वल टू अपर पार्ट का पहले लिखें दैट इज वी डॉट कैप 2 फाइन एंड डिवाइड बाय वी डॉट कैप वी। बेशक जो पावर है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, इसका जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है डिवीजन से पहले, लेकिन आप अपनी जो प्रैक्टिस है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के गिर्द ब्रैकेट्स लगाने ज़रूरी हैं। यू शुड डू इट। अब चूंकि दोनों वेक्टर्स आ रहे हैं इधर भी साथ डॉट लगेगा। दिस इज योर रिजल्ट 1/125 एंड सो ऑन। अगेन वी कैन चेक द वन वैल्यू, चूंकि इसको हम इजीली देख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 1। चलें जी, तो दिस वाज our question related to one variable। जितना मल्टीपल हमने किया है कि एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस किए हैं, क्वेश्चंस किए, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंस थी, बाकी तमाम कांस्टेंट से या कुछ फार्मूलाज बन रहे थे। अब हम चलते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी हमेशा एक फार्मूला तो नहीं होता ना, बाज़ का 2 इनपुट्स भी हो सकती हैं, 3 इनपुट्स भी हो सकती हैं, तो फार्मूला एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर भी डिपेंड करता है। तो उसके लिए क्या रूल होंगे? सेम रूल होंगे जिसने हमने फर्स्ट वन को अप्लाई किया, डॉट स्टारिंग। चाहे वेक्टर एक्स आ रहा है चाहे वेक्टर वाई आ जाए, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आगे हम उस तरह चलते हैं। तो ये 15 और 16 हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। यकीनन मैं इनमें से एक ही करूंगा, बाकी आपने करने हैं। तो आई विल डू 16 बी पार्ट, क्योंकि जो क्वेश्चन लास्ट वन इज अ वेरी डिफिकल्ट वन। ओके जी, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 16 के बी पार्ट की तरफ। इसका क्या कहा गया है वो देखते हैं। डिफाइन आर एंड एस एज स्केलर्स। ओके जी, आर और एस की वैल्यूज आपने एज स्केलर डिफाइन करनी है एंड टी एक्स वाई एज वेक्टर्स। ओके, वी हैव 3 वेक्टर्स टी एक्स एंड वाई, इनकी वैल्यूज हम लिख देंगे एंड देन यूजेस 3 वेरिएबल्स टू कैलकुलेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग एलिमेंट बाय एलिमेंट कैलकुलेशंस। और अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट कैलकुलेशंस ना भी की जाए, कहा जाए, तो हमें वही यूज़ करना, वही हमारे लिए सूटेबल है। तो लेट्स गो फॉर बी पार्ट। आर इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन आर मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स टी प्लस वाई टी स्क्वेयर। वो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन यूज हो रहे हैं। डिवाइडेड बाय 15 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 0.5 एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय टी। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले काम क्या होता है हमारा? वेरिएबल्स को डिफाइन करना। तो हम पहले वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं कि r इज इक्वल टू 1.6। हमें पता है कि 10⁻³ लिखना है, तो वी कैन यूज द कमांड e3। ई स्मॉल हो या कैपिटल हो सेम बात है। वी विल अप्लाई सप्रेसर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए डिस्प्ले में। s की वैल्यू 14.2। अगेन सप्रेसर। t की वैल्यू हम लिख लेते हैं, t इज अ वेक्टर, और चूंकि इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है 1 का, 1 2 3 4 5 है, तो वी कैन यूज द कॉलम स्टाइल 1 इंक्रीमेंट 5। चूंकि अगेन अगर हमें 1 का इंक्रीमेंट चाहिए तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो इंक्रीमेंट की वैल्यू है उसको स्किप कर सकते हैं, तो हम शॉर्ट कमांड यूज़ करते हैं। टी की वैल्यू भी नहीं मुझे चाहिए, मुझे जस्ट चाहिए रिजल्टेंट आर, तो मैं इस पर भी सप्रेसर लगा देता हूँ। नाउ वी गो फॉर एक्स। एस के अंदर भी 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है, तो आई कैन राइट 2 कॉलन 2 का इंक्रीमेंट कॉलन 10 फाइन सप्रेसर। y की वैल्यू उसके अंदर 3 का इंक्रीमेंट आ रहा है, तो 3 कॉलन 3 एंड अप टू 15। ओके जी, मैंने तीनों ये जो 2 स्केलर्स और 3 जो वेक्टर्स हैं वो डिफाइन कर लिए। ओके जी, साथ एंटर प्रेस कर देते हैं ताकि वर्क स्पेस के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाएं। और अब हम आर को कंप्यूट करते हैं, कैपिटल आर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल आर, तो फाइन, कोई मसला नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स यूज होंगी। ओके जी, आर स्टैरिक। अब चूंकि ये एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस हैं और आगे जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर भी वेक्टर्स आ रहे हैं, तो डॉट स्टैरिक। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन
माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय टी, अब एक्स और टी दोनों वेक्टर्स हैं तो अगेन डॉट स्टेरिक प्लस, उप्स ब्रैकेट से बाहर आ गए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्लस y डॉट स्टेरिक टी स्क्वायर, अगर t इज अ वेक्टर तो t कैप 2, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और ये डॉट की बजाय ब्रैकेट आ गई है, इसका भी ध्यान रखें, वो डिवीजन आ गई थी। नेक्स्ट इज डिवाइडेड बाय 15, ओके दिस इज अ स्केलर वैल्यू, हम चलेंगे रूल के मुताबिक, डिवाइड बाय 15, आगे क्या माइनस माइनस एस स्क्वायर, एस इज अ स्केलर तो इसलिए इसके ऊपर डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगेन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है तो मल्टीप्लिकेशन, चूँकि स्केलर की मल्टीप्लिकेशन है सिंपल मल्टीप्लाई, y माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय x इज a वेक्टर तो डॉट कैप 2। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है जब स्केलर्स और वेक्टर्स आ जाए कि अगर हम एक चीज़ का याद रखें कि अगर हम स्केलर के ऊपर गलती से डॉट लगा दें इसका एरर नहीं आएगा, मैडम इसको इग्नोर कर देगा, वो सेम ऑपरेशन लेकर चलेगा। लेकिन अगर हमने वेक्टर के ऊपर डॉट लगाना भूल गए तो फिर वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की टाइप में चला जाएगा, फिर आपका एरर आ जाएगा। और इन केस अगर एरर नहीं भी आता, सही कि हमारा जो मैट्रिक्स इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारा आंसर गलत आएगा, हमें स्केलर वैल्यू चाहिए, हमें वो मैट्रिक्स मिल रही है, तो दिस इज अ थिंग कि वो आंसर गलत आ जाएगा। The last thing is multiply by t, t is again vector to dot steric t, एक दफ़ा फार्मूला चेक कर लें उसमें कोई गलती तो नहीं है, ओके जी फाइन, इधर हमने ये लिख लिया, ठीक है, डिवाइड बाय 15 एस स्क्वायर वाई माइनस, देखिए मैंने ब्रैकेट लगा इक्वल लगाया हुआ, वाई माइनस 0.5 एक्स की पावर 2 टी, ओके जी गुड, प्रेस एंटर, ओके जी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं लेकिन अगेन एक साइंटिफिक नोटेशन में आ रही हैं, ओके जी वी कैन यूज़ द फॉर्मेट शॉर्ट जी, और दोबारा आर को कंप्यूट करते हैं तो वी गेट द रिजल्ट। इट इज़ बेटर कि आप बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट की बजाय फॉर्मेट शॉर्ट जी यूज़ कर लें तो फिर इस तरह की कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स, इतना कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, जस्ट ये कि पहले आपको मैथमेटिकल फार्मूलाज गिवन होते हैं, यहाँ पर आपको फार्मूला खुद बनाना। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, अगर कोई मुश्किल हुआ तो वो करवा भी देते हैं, कोई मसला नहीं है। The area of a triangle ABC can be calculated by RAB plus multiply by RAC. This is not multiply, this is a cross product. जब भी वेक्टर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट, होल डिवाइडेड बाय 2, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपने उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, लेंथ, और देन उसके बाद उसको डिवाइड करना है 2 से। ओके दिस इज द फार्मूला, फाइन, ये तो मैथ्स के स्टूडेंट्स को आता ही है। The next is where RAB and RAC are the vectors connecting the vertices A, B and A and C respectively. ये जो ट्रायंगल बन रही है तो ये A और B का जो वेक्टर बना है इट इज़ RAB, और जो A और C का वेक्टर बना है इट इज़ RAC, उसने यहाँ पर लिखा हुआ। फाइन, नो प्रॉब्लम, ये तो हमें पता है। डिटरमिन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल शोन इन द फिगर, यूज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द स्क्रिप्ट फाइल टू कैलकुलेट द एरिया। ओके जिसने आपको डिटेल भी बता दी है कि भाईजान आपने किस तरह चलना है, और यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ नहीं गिवन, लेकिन फिगर में अगर आप देखें तो ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, ए का, बी का और सी का वैल्यू आपको गिवन है। द फर्स्ट डिफाइन द वेक्टर्स आर ओ ए और ओ बी ओ सी, यानी कि इन तीनों के आपने डिफाइन करना है, उसके नाम आपने ये रखने हैं, आप अंडरस्कोर लगा के भी रख सकते हैं लाइक दिस, आर या आर ओ ए लिखते हैं या आर अंडरस्कोर ओ ए, एक ही बात। And then determine the vectors RAB and RAC। अब हमें पता है कि दो अगर पॉइंट्स हमें गिवन हो तो हम वेक्टर कैसे निकालते हैं, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर देते हैं, दैट्स इट। यही उसने आपको बताया हुआ कि आप OA, OB और OC को यूज़ करके वेक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये स्टेप हो गया। फाइनली डिटरमिन द एरिया बाय यूजिंग मैटलैब बिल्ट इन कमांड क्रॉस सम एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ये आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आपने चूँकि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है, हर एलिमेंट का स्क्वायर
मैं यहाँ पर जनरल लिख रहा हूँ एक्स आई से मुराद से कोऑर्डिनेट्स हैं एंड दिस वन एंड सम। जितने भी कोऑर्डिनेट है x1 x2 x3, जैसे xyz है तो हमने उसे नाम दे लिया x1 x2 x3, आपकी मर्जी है। तो आपने उसके बाद एलिमेंट वाइज क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो आंसर आएगा उसके ऊपर एलिमेंट वाइज स्केल लेना है, या आप वो डॉट वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और आफ्टर दैट उसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो इट इज़ ईजी, आई थिंक आप कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 18 के ऊपर। थोड़ा सा फिगर हमें खतरनाक से नज़र आ रही है। इसके अंदर क्या गिवन है? The cross product of two vectors can be used to determine the angle between two vectors. Okay, again यहाँ पर cross product की बात आ गई। Use MATLAB function, built-in function a sin t cos cross square root and dot to find the angle in degrees between their vectors r1 and r2. तो r1 और r2 given है। जैसे क्या करना है, आपने उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। दिस इज अ वन स्टेप। और R1 और R2 के अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालना है, वो भी किया जा सकता है। और उसके बाद ये फार्मूला निकाल लेना। तो यहाँ पर देखें सर वो बताया हुआ है कि आप डॉट प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं दिस वन, क्योंकि यहाँ पर कमांड ही ये गिवन है कि हमने डॉट यूज़ करना, वो सम वाली कमांड नहीं है। तो जब इस तरह रिस्ट्रिक्शन हो तो फिर आप डॉट यूज़ करें, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर जो आपका दिल करता है वो यूज़ करें, इट्स द सेम थिंग। चलें, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? क्वेश्चन नंबर 19। मैंने कहा चलो सारे क्वेश्चन को साथ साथ आपको बता दें ताकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो उससे हिंट ले लें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। लेंथी क्वेश्चन की कमांड मैटलैब में शॉर्ट होंगी। द सेंटर ऑफ मास आ गया, थोड़ी सी फिजिक्स आ गई भाई, कि द सेंटर ऑफ मास एक्स वाई जी ऑफ एन पार्टिकल्स कैन बी कैलकुलेट। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो उन पार्टिकल्स का आप सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? by using this formula, x bar, y bar, z bar, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो समेशन x कोऑर्डिनेट निकालना है तो तमाम मासेस को कॉरस्पॉन्डिंग एक्साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे x कोऑर्डिनेट से, और उसे डिवाइड कर दें टोटल मास है। ओके फाइन। इसलिए y करना है तो उसको तमाम मासेस को y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करें और टोटल से डिवाइड करने से जी के लिए जी। तो दिस इज सिंपल फार्मूला। अगर हमारे पास मासेज हो, मासेज या मैसेज इज द सेम थिंग, तो अगर हमें मैसेज का पता चल जाए कि वो कितने हैं तो फार्मूला हमारे पास आ गया। आगे उसने बता दिया कि वेयर दीज आर द कोऑर्डिनेट्स एंड द मैसेज ऑफ पार्टिकल आई रिस्पेक्टिवली। द कोऑर्डिनेट्स एंड मास ऑफ 6 particles are listed in the following table. Calculate the center of mass of the particles. पार्टिकल्स आपके पास ये गिवन है, उनका डाटा गिवन है। हमने करना क्या? हमने करना यह कि हमने मैथ का एक वेक्टर बनाना है, एक्स का एक वेक्टर बनाना है, वाई का और जी का, और उसके बाद इस फार्मूले में पुट करते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन चले हम कर लेते हैं। लेट्स से परसेंटेज फाइंड द सेंटर ऑफ mass of given particles। ओके जी, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3, बल्कि इसको दे लिख लेते हैं। चैप्टर 3 क्वेश्चन 19। चलें, शॉर्ट कमांड और आ गई है। हमें ये जो मैंने पहले लाइन लिखी है इसको आप ज़रा गौर से देखेंगे। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन पार्टिकल्स, क्योंकि आगे मैं आपको फिर इसका एक फ़ायदा भी बताता हूँ कि फर्स्ट लाइन का फ़ायदा मैटलैब में क्या होता है कमेंट लिखने का। इसके बाद आप नेक्स्ट भी लिख सकते हैं कुछ, वट एवर वी हैव 6 पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे आप मज़ीद डिटेल लिखना चाहते हैं, सब टू यू। ओके, हम काम क्या करना है, हमने पहले वेक्टर्स डिफाइन करें, तो पहले हम m डिवाइड करते हैं। m डिफाइन कर लिया, m की वैल्यूज़ हैं 0.5, 0.8। अब यहाँ पर रैंडम वैल्यूज़ है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो यहाँ पर हम मैनुअली लिख लेते हैं 0.5 कामा स्पेस 0.8 कामा स्पेस 0.2 एंड फिर 1.1 एंड 0.4 एंड 0.9। ओके जी, इसका डिफाइन नहीं करना क्योंकि हमें तो जो रिजल्टेंट कह लें सेंटर ऑफ मास है वो चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी नीड एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स आमतौर पर ये होता है कि हम वेक्टर्स एक्स वाई जी इकट्ठा लिखते हैं पार्टिकल के साथ, लेकिन इसमें फॉर्मूलेशन में कुछ ऐसा सीन यूज़ हो रहा है कि हमें
तमाम जो चीज़ें वो एक ही वेक्टर में, तमाम पार्टिकल्स के एक्स कोऑर्डिनेट हम एक्स में डिफाइन करेंगे, तमाम पार्टिकल्स के वाई कोऑर्डिनेट वाई में डिफाइन करेंगे। तो ये ज़रूरत के मुताबिक हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो वाई एक्स इज इक्वल टू -10, अगेन इसमें भी कोई हमारे पास वो नहीं आ रहा पैटर्न, तो -18, नेक्स्ट इज -7, नेक्स्ट इज 5, नेक्स्ट इज 0 एंड नेक्स्ट इज 25। चलें जी, ठीक है, आगे y डिफाइन कर लेते हैं। मैं स्पेस के साथ लिख रहा हूँ 8 6, कॉमा लगाने में भी टाइम लगता है, 12 -8 -20। ओके, वैल्यूज को साथ साथ देख लें, कोई गलती तो नहीं आ रही। z इज इक्वल टू, ओके व्हाट वी गॉट, 32 19 2 -9 -6 एंड 8। चला जी, अब होप्स ये क्या हो गया। अब जो है हमने फार्मूला बनाना है, तो वी नीड एक्स बार, तो हम उसे लिख लेते हैं एक्स बार, एंड या अंडरस्कोर लगाने की जरूरत नहीं, एक्स बार ही लिख लें। तो इसके अंदर क्या, द फार्मूला इज समेशन, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अब अलग-अलग लिखें, ब्रैकेट्स या आगे न्यूमरेटर की। ओके, तो हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन m1 एंड x1, तो दिस इज m1, दिस इज x1, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, और उसको ऐड किया जा रहा है m2 और x2 में, फाइन, इस तरह x3 और m3 और x3। तो मीन यहाँ पर जस्ट एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो वी कैन यूज दैट m डॉट स्टैटिक x, और बाद में क्या करना है, इनका सम करना है, तो सम की कमांड लगा लें, सम ब्रैकेट एंड दिस वन। अब चलते हैं जो डिनोमिनेटर है उसकी तरफ, चूँकि डिनोमिनेटर में भी हमारे पास वेक्टर है, बट हम डिवीजन लगा देते हैं, चूँकि उसने वो एक कांस्टेंट बांध देना आफ्टर सम। तो सम, जस्ट आपने m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सम कर लेना, फाइन, तो दिस इज इट। अब यहाँ पर डॉट लगना चाहिए, नहीं, ये हम चेक करते हैं। थ्योरेटिकली वेक्टर ऊपर है, नीचे जस्ट एक स्केलर वैल्यू है, तो डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एज ए इनपुट भी जा रहा है। चलो देख लेते हैं क्या साबित है। ओके, नेक्स्ट इज वाई बार इज इक्वल टू सेम थिंग, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जस्ट x की जगह पर y लिख देंगे, लेकिन लिखना ज़रूर है, ये ना हो कि भूल जाए। एंड सेम गोज फॉर z बार, एंड दिस इज इट, x की जगह पर z लिखना। ओके जी, अब इसको रन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा जी पहले सेव कर लें, चैप्टर 3 क्वेश्चन 19 अंडरस्कोर लगा के, तो ये हमारे पास पैटर्न बन जाएगा। ओके जी, इसे मिनिमाइज करते हैं, लेट्स सी द रिजल्ट। द रिजल्ट इज रिजल्ट तो कुछ आया ही नहीं है, ये क्या गलती होगी। ओके, मैंने हर जगह तो सप्रेसर लगा दिए, तो रिजल्ट क्या आना। तो दिस इज द थिंग, सप्रेसर हमने गलती से लग गई। और एक और चीज़ है, क्लियर ऑल एंड CLC, पता नहीं कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आप ज़रूर लगाएं। कंट्रोल S एंड अगेन रन, लेट्स सी व्हाट आर द रिजल्ट। तो दीज आर द रिजल्ट्स। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ गया। हाँ, लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मैंने डॉट नहीं लगाया। द रीज़न इज दिस कि बेशक m इज़ अ वेक्टर, लेकिन जब उसको सम कमांड लगी तो वह एक कांस्टेंट बन गया। तो उसके बाद जब इधर अप्लाई होगा तो इट वॉन्ट मेक अ डिफरेंस। तो चले हम यहाँ पर डॉट भी लगा लेते हैं, लेट्स सी क्या आता है। डॉट लगाने से कुछ हो तो नहीं जाता, तो मैंने तीनों जगह पर डॉट लगा दिया। अब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, अगेन लेट्स सी, वी गॉट द रिजल्ट। और वो जो मैंने बात की थी कि पहले कमेंट की, तो अगर आप ये करंट फोल्डर में जाएं और हमारा क्वेश्चन था 19, तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 पे क्लिक करता हूँ। तो अगर आप ये नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन पार्टिकल। तो ये डिटेल लिखी आ रही, यानी कि, लेकिन आगे कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लें, तो ये जो फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए गिवन पार्टिकल है, ये सिर्फ जो फर्स्ट लाइन है वो लिखी आ रही है। दिस इज द लाइन, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन पार्टिकल। चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 19,
वो ऊपर लिखा है। दिस इज द थिंग के बल्कि लेट्स सी कि अगर हम ये चैप्टर नंबर 3 इसको काट के आगे लिख लेते हैं तो फिर क्या आएगा इसके अंदर कि नहीं। कंट्रोल एस एंड दिस इज, तो ये देखें अपडेट हो गया। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हमेशा जो फर्स्ट आपकी जो कमेंट की लाइन है उसमें जरा एक्सप्लेनेटरी लिखें, जस्ट वन लाइन के से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए। जैसे यहाँ पर तो ऊपर हमारे पास फाइल फोल्डर चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन हम उसकी पहली लाइन को पढ़कर भी इधर से अंदाज़ा या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये एक फीचर मैटलैब का है एंड इट इज़ गुड। जब आप सर्चिंग कर रहे हैं, अभी तो हम खुद बना रहे हैं, लेकिन जब हमें दोबारा से रिकॉलिंग करनी पड़ेगी या फाइलों को देखना पड़ेगा तो फिर थोड़ा सा काम खराब हो जाता है। तो फिर ये कमेंट्स आपको बहुत मदद देंगे। चलें जी, तो दिस वाज द क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं तो क्या है हमारे पास। उसने कहा जी डिफाइन क्वेश्चन नंबर 20 डिफाइन द वेक्टर्स। ओके जी, ये जस्ट आपने चेक करना कि आइडेंटिटी ठीक आती है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग कंप्यूट करें, राइट हैंड साइड को अलग कंप्यूट करें, यू गेट द रिजल्ट। 21 भी वही है कि आपने एक कोई बॉल है उसको किक कर रहे हैं, तो व्हाट विल द मैक्सिमम हाइट, व्हाट विल द मैक्सिमम डिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द थीटा वैल्यू। वेलोसिटी आपको गिवन होगी, वेक्टर बनाएं, उसको दोनों में पुट करें और मैक्सिमम अगर, और यहाँ पर तो जस्ट गिवन है कि एस थीटा और एच थीटा फाइंड आउट करना है। ओके जी, तो सिंपल पुटिंग है, आप कर सकते हैं। अगर कहा जाए जी कि एच मैक्सिमम भी फाइंड आउट करें और कौन से एंगल पे या कौन से डिस्टेंस पे निकलता है, यू कैन डू इट। हाँ 22 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देखते हैं। यहाँ पर अब सीरीज आ रही है एंड 22 23 दीज आर द सेम थिंग्स। चलें, अब ये तो 1/n² है, यहाँ पर n²/2 है, तो इसकी तरफ चलते हैं। बल्कि नीचे एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है, तो ये सीरीज के क्वेश्चन आ गए। तो हम एक्सपोनेंशियल की तरफ चलते हैं, द मोस्ट डिफिकल्ट वन। द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग सीरीज e⁻x, और आगे इसने फॉर्मूला लिखा हुआ x⁻n और n का फैक्टोरियल। n जो स्टार्ट हो रहा है 0 to infinity। वाओ। डिटर्मिन e², हमने x की जगह पर क्या पुट करना है 2, बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ द सीरीज फॉर n = 5, n = 15, n = 25। तीन वैल्यूज हैं n की, यानी कि इतनी हमने टर्म्स लेनी है। पहले हमने 5 टर्म्स लेके आंसर निकालना, फिर 15, फिर 25। For each part create a vector n in which the first element is 0, the increment is 1 and the last term is 5, 10 or 15। तो ये हमने उसने वेक्टर बनाने का बता दिया। And then use element by element calculations to create a vector in which the elements are x⁻n or n factorial। ठीक है जी। Finally use the MATLAB built-in function to sum the terms of the series and compare the values with the actual value of E2 calculated by MATLAB। Okay जी, fine, clear all CLC। चूँकि ये स्टेप बाय स्टेप है, मैं एक दो पार्ट कर लेता हूँ। लेट्स से सी पार्ट करते हैं, तो बात वही बन जाएगी, आपने जस्ट n ही क्रिएट करना है। तो n = वेक्टर है, चलें हाँ कॉलम स्टाइल यूज़ कर रहे हैं। वेक्टर है 0, 1 का इंक्रीमेंट है, नो प्रॉब्लम, 25। ओके जी, अब हमने फार्मूला बनाना है कि e⁻2 कैलकुलेट करना है। तो आई विल राइट e_2, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो फार्मूला है वो बनाते हैं कि x is 2 power n, चूँकि बेशक वो स्केलर है, लेकिन स्केलर के ऊपर जो हम पावर ले रहे हैं वो चेंज हो रही है ना, वो वेक्टर से आ रही है, तो इसलिए हमें यहाँ पर डॉट लगाना पड़ा। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एंड डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल चूँकि ये बिल्ट इन कमांड है, इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगेन फैक्टोरियल n, ये जो ये भी हमारे पास वेक्टर आएगा, ठीक है, तो इसलिए इधर डिवीजन के साथ भी डॉट आएगा। और जो हमारा रूल है न्यूमिनेटर, उसके आगे ब्रैकेट लगाएं, डिनोमिनेटर के आगे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, चूँकि बिल्ट इन फंक्शन है वो सिंगल वैल्यू। अब ये जो है ये कमांड तो कर रही है कि हर
1 बाय 1, n की वैल्यू 1 के लिए पहले कैलकुलेट होगा, फिर आगे सेकंड जो इंडेक्स है उसके बाद सेकंड इंडेक्स की वैल्यूज आएंगी एंड सो ऑन। ये तो हमारे पास आ गया एक वेक्टर। अब इसको हमने क्या करना है, सम, ताकि हमारे पास e की वैल्यू आ जाए। तो दिस इज सम एंड वी गॉट द रिजल्ट। अब हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है कि मैटलैब की कमांड जो exp हम बिल्ट इन कमांड यूज करते हैं उससे क्या डिफरेंस आ रहा है। तो वी कैन राइट एरर और डिफरेंस, एक ही बात है कि कितना एरर आ रहा है। एरर इज इक्वल टू जो बिल्ट इन कमांड है exp2 माइनस e_2 जो हमने खुद कैलकुलेट की है। तो 1.7764 e की पावर माइनस 15 यानी कितने जो 0.00015 0 लग के फिर 17 का डिफरेंस आ रहा है। तो इट इज़ अ वेरी माइनर एरर, बल्कि बहुत ही माइन्यूट है। तो देख लें कि जो ये हमारे पास सीरीज फार्मूलाज हैं ये हमें कितना बेनिफिट दे रहे हैं कि जस्ट मैंने 25 टर्म्स अभी कैलकुलेट किए हैं, तो मेरा जो एरर है वो सिर्फ 15 तक आया, 15 डेसिमल प्लेसेस के बाद आया। तो चलें हम एक दफ़ा n को जस्ट 5 टर्म्स तक कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, तो देखते हैं अब कितना एरर आ रहा है। तो जी एरर आ रहा है 5 टर्म्स से 0.12239। तो ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट एरर है, लेकिन स्टिल देखिए ना, 5 हमने जस्ट 25 टर्म्स किए हैं, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट इट। तो दिस इज इट। आप इस तरह बाकी चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं, ऊपर भी ये चीज़ें दी गई हैं, देयर आर द डिफरेंट फार्मूलाज। आपने n वेक्टर क्रिएट करना है और आप उस फार्मूला में पुट कर दें। ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लिमिट्स के फंक्शन या क्वेश्चंस कि शो दैट द लिमिट इज दिस, डू दिस बाय क्रिएटिंग अ वेक्टर x। लिमिट का कंसेप्ट आप सबको पता है कि जब भी हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जैसे π/3 है, इसके ऊपर हमने फंक्शन यानी कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है इट इज अ फंक्शन। ऑप्स थोड़ा सा लाइन जो है वो सर्कल सही बना नहीं है, लेट्स ट्राई अगेन। चलो ये रेक्टेंगल या जो भी है, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी हो लिमिट के ऊपर, तो हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चेक करते, उस पॉइंट से थोड़े से उसके अंदर कुछ डिक्रीमेंट करके चेक कर लेते हैं इसका बिहेवियर, और उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके चेक कर लेते हैं बिहेवियर। फॉर एग्जांपल से दिस इज आवर पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, हम उससे पॉइंट से पहले वाले कुछ पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज या बिहेवियर चेक करेंगे, उससे कुछ आगे वाले पॉइंट्स के ऊपर बिहेवियर चेक करेंगे। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों बिहेवियर्स को देख के हम कह देंगे इस पॉइंट का भी बिहेवियर कुछ सर्टेन लिमिटिंग सा जो भी वैल्यू है वो होगी। या अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें कि जैसे यहाँ पर देखते हैं तो कर्व कुछ इस तरह आ रहा है और यहाँ से देखें तो कर्व कुछ इस तरह आ रहा है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो इस एक पॉइंट है जिसके हम लिमिट फाइंड आउट करनी है उसके फिर वैल्यू कहीं यहीं पर होगी, कोई आसमानों में नहीं चले जाएगी या बिल्कुल नीचे नहीं चले जाएगी, क्योंकि बाकी सारा कर्व बड़ा स्मूथ आ रहा है। तो दिस इज इट, इस तरह हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो मैटलैब में कैसे निकालें, तो उसने कहा जी डू दिस बाय फर्स्ट क्रिएटिंग अ वेक्टर x दैट इज हैज एलिमेंट्स x π/3 माइनस 0.1। यहाँ पर एक गलती आपको ये ना लगे कि ये 3 में से 0.1 माइनस हो रहा है, असल में उसने मैटलैब स्टाइल में लिखा हुआ। तो लिमिटिंग वैल्यूज लिमिट के अंदर भी जब हम वैल्यूज में डिक्रीमेंट करते हैं तो हम x माइनस 0.1 यानी x की वैल्यू π/3 अगर आप लिख रहे हो तो π/3 टोटल कंप्यूट हो गया, फिर -1, ये 3 में से माइनस नहीं हो रहा, ये π/3 होल में से माइनस हो रहा है। तो दिस इज इट, आपने 0.1 का डिक्रीमेंट किया, फिर 0.01 का और मजीद डिक्रीमेंट करते गए। इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी ले ली जो उस पॉइंट से आगे वाली हैं, 0.001 0.1 फाइन। अच्छा जी, तो क्रिएट कर लिया हमने वेक्टर। आगे क्या करना है, देन क्रिएट अ वेक्टर y इन विच ईच एलिमेंट इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ x बाय दिस वन। आपने इस पूरा जो फंक्शन है उसको कोई y नाम दे लें और उसके अंदर फिर x की वैल्यूज को पुट कर करके आंसर देख लें। कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ y विद द वैल्यू स्क्वायर रूट, यानी कि जो लिमिटिंग वैल्यू से आप कंपैरिजन करें तो आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप बड़े डिफरेंस से स्मॉलर डिक्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो -√3/6 की तरफ कन्वर्ज कर रही है। और उसने कहा चूंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो यूज द
format long to display the numbers. Okay जी, fine, we can do this. Clear all, CLC. सबसे पहले x वेक्टर डिफाइन करना है, तो x is equal to, this is pi by 3 minus 0.01. क्योंकि हमें प्रेसिडेंस ऑर्डर का पता है तो पहले डिवीजन होगी, पाई ओवर 3 कंप्यूट होगा और फिर उसमें से 0.01 माइनस होगा, तो इसलिए पाई ओवर 3 के गिर्द ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है. द नेक्स्ट इज 0.0, अच्छा पहले में जस्ट 0.1 है, नेक्स्ट में 0.01 है, और इसी तरह पाई ओवर 3 माइनस 0.001, 3 zeros आ गए. ओके जी, आगे फिर यही वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं. जस्ट क्या है कि इसमें एडिशन लगा देना है. ये काम तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलें एक एग्जांपल हम करवा देते हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए. कोई ना कोई पॉइंट निकल ही आता. जैसे देखें यहाँ पर गलती हुई है, आई हैव टू पुट एडिशन, और यहाँ पर तो नेगेटिव आना चाहिए था, और लास्ट वन इज पाई ओवर 3 प्लस 0.1. चलें जी, तो दिस इज इट, दिस इज आवर एक्स वेक्टर, और इसके लिए सप्रेसर लगा दें क्योंकि इसकी वैल्यूज हमें चाहिए नहीं. ओके जी, एक्स डिफाइन हो गया. अब हमने y कंप्यूट करना है, तो y इज इक्वल टू, अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो ब्रैकेट्स साइन x माइनस पाई ओवर 3, ठीक है. बिल्ट इन फंक्शन के अंदर हमने x को यूज़ किया, कोई मसले वाली बात नहीं है. इस डिनोमिनेटर की ब्रैकेट लगाएं, 4 स्टेरिक cos x. अब चूंकि cos x बिल्ट इन फंक्शन तो हो गया, वेक्टर आ जाएगा इसका रिजल्ट. अब इसकी हमने पावर लेनी, तो फिर यहाँ पर हमें डॉट कैप 2 लगाना पड़ेगा, एंड द नेक्स्ट इज -1. अब चूंकि ऊपर भी वेक्टर है और नीचे भी वेक्टर है डिवीजन के, तो वी हैव टू पुट डॉट. चलें जी, तो दिस इज आवर रिजल्ट्स, और y के ये हो जाएगा, हमारी ब्रैकेट्स कंप्लीट हो गई हैं, और y की तो वैल्यू हमने कंप्यूट करनी है. तो दिस इज आवर वैल्यूज. ओके, वी नीड फॉर्मेट लॉन्ग, उन्होंने कहा हुआ है ताकि 15 डेसिमल प्लेसेस तक आ जाएं. अगेन y की वैल्यूज कंप्यूट करें, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए. अब उन्होंने कैसे आप कंपेयर करें 1 by 1 विद स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ओवर 3 ओवर 6 से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं y माइनस, और द नेक्स्ट टर्म इज माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6. तो अब देखते हैं कि कितना कोई इनका एरर आ रहा है, या चूँकि बड़ी जो ओरिजिनल वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, इट इज़ माइनस स्क्वायर रूट ओवर 3 ओवर 6. इट इज़ बेस्ट कि आप इसमें से y के एलिमेंट्स को माइनस करें. चलें, इससे एक नई चीज़ पता चल जाएगी कि यूजुअली हम वेक्टर में से कुछ कांस्टेंट को माइनस करते हैं, तो क्या हम पहले कांस्टेंट लिख के फिर वेक्टर लिख सकते हैं, इसको गड़बड़ तो नहीं होगी. तो लेट्स ट्राई आउट, कोई गड़बड़ शड़बड़ नहीं हुई है. और अगर हम इस पर थोड़ा सा फोकस करें, तो ये हमें बता रहा है कि देखें, दिस इज़ द वैल्यू, कि इतना डिफरेंस कम होता जा रहा है. जब 0.1 का हमने डिफरेंस लिया है, तो उसमें थोड़ा सा ट्रेंड है था. जैसे ही हम आगे जा रहे हैं, तो डिफरेंस मज़ीद कम से कम होता जा रहा है. इस तरह पॉजिटिव वैल्यूज़ में भी जब हमने छोटी वैल्यू लिया, तो डिफरेंस कम था. जब हमने 0.01 किया है, तो थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा होना शुरू हो गया, एंड सो ऑन. तो अगर आप इसे कर्व के लिहाज से देखें, तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं इस वैल्यू की तरफ, तो हमारा डिफरेंस कम हो रहा है. क्योंकि जो गलती से लाइन लग गई, ये जो वैल्यू इट इज़ 0.1, थोड़ा सा डिफरेंस है डिस्टेंस, इसके अंदर 0.001, यानी कि ये वैल्यू और करीब आ रही है. यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.01 है. तो इसका मतलब है कि वैल्यू करीब जा रही है, तो जो दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस है, आंसर का, ओरिजिनल आंसर का, और जो हमने न्यूमेरिकली कंप्यूट किया है उसका लिमिट के साथ वो कम हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर कन्वर्ज कर रहा है लिमिट की तरफ. तो ये इसका वेरिफिकेशन हो गई
तो भाईजान आपका जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, आपका जो लिमिट है वो बिल्कुल ठीक है। ये देख वैसे ही कह रहे हैं ट्रेडिशनल स्टाइल है या एक हम खुद कंप्यूट कर रहे हैं मैनुअली जिस तरह करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैटलैब में हम लिमिट नहीं फाइंड आउट कर सकते। वो इंशाल्लाह जब हम थोड़ी सी बेसिक की ट्रेनिंग कर लेंगे तो एक हमारे पास आके फिर टूल बॉक्स होता है, सिंबॉलिक मैटलैब टूल बॉक्स या सिंबॉलिक मैथ टूल बॉक्स। हाँ, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, लिमिट्स, इंटीग्रेशन, डेरिवेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना, हैविंग सम कांस्टेंट्स या वेरिएबल नेम्स ABC, इस तरह स्केलर नेम्स ABC, तो ये सारे काम उसके अंदर होंगे। लेकिन पहले हम एक मैटलैब की बेसिक्स को सीख लें तो फिर हम फिर उस टूल बॉक्स की तरफ ही जाएंगे। उससे पहले हम उसकी चीज़ें नहीं करते ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए।